अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, आप लोगों के घर वाले ठीक हैं और ये जो अमेजिंग सा मौसम अचानक आज हमें नजर आ रहा है, आप लोग भी उसको उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना कि हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बदलता रहता है, फैसलाबाद में बहुत कम होता है कि हम लोगों को बादल देखने को मिलते हैं, लेकिन कल शाम से ही नजर आ रहा था कि बादलों का जो रुख है वो फैसलाबाद की तरफ हो रहा है और आज सुबह ठंडी हवाओं के साथ जो है सुबह का आगाज हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आइंदा 24 घंटे में मौसम की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्रीज रहने वाला है और कम से कम जो है 20 डिग्रीज रहने वाला है। इवन तो टेम्परेचर इतना कम नहीं है, लेकिन बादल जो हैं डेफिनेटली आसमान में है और बारिश के अमकाना 10% है। जबकि सुबह मैंने रास्ते में आते हुए भी देखा था कि बारिश लाजमी होने वाली, ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अगर हवा की रफ्तार के हवाले से बात करें तो 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो हवा है वो रहेगी और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे मौसम जो है बेहतर से बेहतर होता जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कल हमें धूप देखने को मिले, लेकिन आज का जो मौसम है, आज की जो खूबसूरत खूबसूरत हवाएं हैं उनको तो इंजॉय करना लाजमी बनता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा। गुज़श्ता रोज हमने एक खबर भी चलाई थी और ये खबर जो है वो खूब वायरल हुई थी। सोशल मीडिया के ऊपर एक तनकीद की जा रही थी चीज की कि आजकल बहुत सारे लोगों को हवा में करंट लगने के एहसास जो है वो होता है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को बिना किसी वजह के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो उस पर हमने जब एक्सपर्ट से राय दी तो उनका ये कहना था कि पिछले चंद दिनों से हवा में नमी का तनासुब जो है वो काफी कम था। कल भी गुज़श्ता रोज भी अगर देखा जाए तो इसका तनासुब जो है वो तकरीबन 23% था और उससे पिछले रोज देखा जाए 21% और उससे पिछले रोज देखा जाए तो 20% से भी कम था, जिसका मकसद ये था कि नाक में मौजूद खून की पतली नालियां जो हैं वो हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से खुश्क होकर फट जाती थी, जिसकी वजह से ब्लड जो है आना शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर्स का यही कहना था ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि आप जो है अपने मसाइल को दूर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो अपने अंदर का फनकार जो है उसे बाहर निकालें। अपनी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट दुनिया के सामने लाएंगे। तो आज हम बर्थडे वीडियोस भी चलाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी खुशियों के अंदर हमें अपनी वीडियो सेंड करते हैं और हम अपने स्टूडियो से उसे ऑनर करके जो है उनकी खुशियों के अंदर शामिल होते हैं। तो आज हमें जिनकी बर्थडे वीडियो मौसूल हुई है, डॉक्टर नदीम सुहेल हैं जो कि डीएस से हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, उन्होंने हमें अपनी बर्थडे की वीडियो भेजी। हैप्पी बर्थडे टू यू सर डॉक्टर नदीम। अल्लाह मियां आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए और आपको बहुत बहुत सेहत मिले और कामयाबी भी मिले अपनी जिंदगी के अंदर। ये तो हो गया जी बर्थडे के हवाले से, जो कि ऑफ कोर्स हम लोगों को बहुत बहुत खुशी मिलती है, हमारी पूरी टीम को, कि हम आपकी खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं और हमारी ऑडियंस को भी। तो हमें वीडियोस हमेशा भेजते रहिए ताकि हम भी आपकी खुशियों का हिस्सा बन सकें। इसके अलावा भी अगर बात करें तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है जो कि हमारे सामने आई थी और हमें लगा कि आप लोगों से लाजमी शेयर करना बनती है। हमने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर टूरिज्म जो है वो काफ़ी फरोख्त कोविड से पहले स्पेशली पा रहा था, जहाँ पे बहुत सारे जो बाहर से लोग हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं, काम करते हैं यहाँ पर रहते भी हैं। तो ऐसा ही एक वाकया पेश आया जहाँ पर एक चाइनीज कपल को पुलिस वालों को रोकना पड़ा और आपको दिखाते हैं कि किस वजह से उनको रोका। जी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि गधा गाड़ी जो है वो उनकी तरफ से चलाई जा रही थी और मेन रोड पे वार्डन की तरफ से उनको रोका गया और रोक के जब उनसे कोई सवाल किया गया तो चाइनीज कपल भी हंसता रहा, मुस्कुराता रहा और उसके साथ साथ पुलिस वाले भी जो हैं उसके साथ मुस्कुराते रहे। और इसके साथ साथ जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे वो भी इस चीज को देख रहे थे। वीडियो भी बनाई गई इस चीज की और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हुई और वायरल होने का मकसद ये था कि चाइनीज अब पाकिस्तान में आके गधा गाड़ियां चला के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इतना खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये वीडियो अगर खास तौर पे आप देख सकें तो लोगों की जानिब से जहां तनकीद का निशाना बनाया गया वहां पे पॉजिटिविटी भी इस चीज के अंदर दिखाई गई कि टूरिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर प्रमोट हो रहा है, हर तरह का शख्स पाकिस्तान के अंदर आके इसके एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। हनान जो हम भूल नहीं सकते हैं कि इसमें पोल्यूशन जो है पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स या किसी भी मुल्क के अंदर ग्लोबली एक इशू बनता जा रहा है। तो इन्होंने जो तरीका आजमाया वो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली था, इसी वजह से उनको पुलिस की तरफ से रोका भी गया। उनको फनी भी लग रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो वार्डन है वो खुद अपनी हंसी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उनसे जब चीजें खुलवा के देखा गया तो वो बड़े सिंपल तरीके से जो है अपना सफर मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे। तो इस तरह के और टूरिस्ट जो है ऑफ कोर्स
इस तरह के इंसिडेंट से और प्रमोट होता है, लोगों को ऐसी वीडियोस देख के खुशी भी महसूस होती है और ये भी लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इंक्लूसिविटी को बिलीव करता है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान जरूर है। बिल्कुल, पूरी दुनिया से पाकिस्तान में लोग आ भी रहे हैं, टूरिज्म प्रमोट भी हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी के ट्वीट्स भी हम आपको दिखाते, तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है जनाब कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जो होगा वो 14 को होगा और 13 को रमज़ान का चांद जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इस पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस ट्वीट पे कहा जा रहा है कि इनको किस तरह से इल्म हो गया कि रमज़ान का चांद 13 को ही नज़र आएगा। तो लोग जो हैं वो काफ़ी इस हवाले से चहमगोइयाँ जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त क्योंकि कम है, हमारे पास कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपको करवाता है। यहाँ पे चलो, हमारे साथ आज अब्दुल रहमान मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और उनके साथ साथ इंतजार अदील हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी हैं एमपीए के, और इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। कल भुट्टो साहब की बरसी भी थी। भुट्टो साहब एक ऐसे लीडर पाकिस्तान के अंदर हुए जिन्होंने अवामी मकबूलियत इस कदर ज्यादा हासिल की, और ये खास तौर पर कहा जाता था कि आम अवाम के लीडर थे वो, किसी एक मखसूस तबके के नहीं। मजदूर तबका उनको बहुत पसंद करता था और एक अवामी लीडर समझे जाते थे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शहीद मुबारक भुट्टो कायदे अवाम, फखरे एशिया, जिसने कादरियानियों को काफिर करार देने के बाद जाबर हुक्मरानों के आगे अपनी गर्दन को पेश किया और फांसी को चूमते हुए तख्तेदार पर लट गए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनके खानदान ने शहादतों की दास्तान लिखी है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक ऐसा नजरिया है जो आम आवाम में, हमारे गरीब हारियों में, जैसे आप बता रहे थे ये क्लिप चला है गधा गाड़ी वाला, वो इनके साथी थे, इनको प्रमोट किया उन्होंने। और इन जाबर हुक्मरानों ने 7 अप्रैल को हमारे कायद, अजीम लीडर, जो बानी थे हमारी एटमी ताकत, एटमी कुव्वत के, शनाख्ती कार्ड के, पासपोर्ट के, स्टील मिल के, कामरा के, उन्होंने इन सब के हीरो को 4 अप्रैल को अपनी अन्ना की खातिर हमसे जुदा कर दिया। और आज भी लोग 45 बरस बीत गए हैं हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी हर घर के, हर गली में, हर मोहल्ले में जिए भुट्टो की सदाएं आती हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आज भी उनको उसी तरीके से याद किया जाता है और आज भी वो उन लीडर्स में से देखे जाते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज वहां खड़ा है जहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर अपने मुल्क का पूरी दुनिया के अंदर एक नाम जो है वो कायम कर सकते हैं। अब्दुल रहमान, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, स्पेशली क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो का ये विजन था कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, टूरिज्म यहाँ पर बहुत हो, उन यूनिवर्सिटीज भी थी। एक वक्त था कि लाहौर के अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम बहुत आगे जा रहे थे। तो उस हवाले से अगर आप बात करें जुल्फकार अली भुट्टो को लेकर के, उनका क्या विजन था पाकिस्तान के लिए? थैंक यू फातिमा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई विजनरी लीडर या पॉपुलर लीडर गुजरे हैं तो वो जुल्फकार अली भुट्टो ही गुजरे हैं। और कहा जाता था कि उनके जलसे में वहां पर जो ऐसा जोश होता था कि वो कोई भी मतलब तिल धरने की जगह नहीं होती थी। जहां भी उन्होंने जलसे किए पूरा शहर अंगेज हो जाता था। तो उनको बड़ा मास्टर समझा जाता था इस हवाले से। फिर जिस तरह से उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में जीत हासिल की, फिर उसके बाद पाकिस्तान को जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। देखिए, इससे कबल अगर बात करें तो यहाँ पर 1956 में पहला आइन आया, वो मुअत्तल हो गया, 2 साल बाद ही उसको ख़त्म कर दिया गया। यूब खान ने आइन इंट्रोड्यूस करवाया, वो यही खान ने ख़त्म कर दिया। ये ऐसा आइन था जो बड़ों ने लिखा जुल्फकार अली भुट्टो की मेहनत से।
कि अभी तक ये चल रहा है। इसमें तरमीम तो हो जाती है लेकिन आइन ख़त्म करने की किसी में ज़रूरत नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इनको फिर जो यहाँ पर लोगों को शनाख्ती अलामत देना, लोगों को पासपोर्ट की सहूलत, ये एक बहुत बड़ा ऐसा देखे कि यहाँ पर ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कि कहा जाता है कि लाखों लोग उन्होंने दूसरे ममालिक में बचवाए। आज की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में जो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 25 अरब डॉलर है। तो 25 अरब डॉलर के करीब हमें जो बैरून से ज़र मुबादला आता है, जो हमारे वो लोग बेचते हैं जो बाहर के ममालिक में है। उससे कबल ये रुझान नहीं था, रवाज नहीं था। ये उन्होंने रीत डाली कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ से जो मजदूर है, उनको उन्होंने एक्सपोर्टर्स के बराबर पहुंचा दिया। इतनी ज्यादा तादाद, गरीब तबका था उसको ऊपर लेकर एग्जैक्टली दोस्त ममालिक में पहुंचाया। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान के एटम की बुनियाद रखी, क्योंकि वहाँ पर जो उन्हें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को हमेशा इंडिया से रहा है, तो उसके मुकाबला करने के लिए वहाँ पर एटॉमिक जो उन्होंने यूनिट लगाया, जो बाद में एटमी धमाके इन्होंने 1999 में किए। तो ये बुनियाद उन्होंने रखी। फिर इस तरह से पाकिस्तान में जो यहाँ पर स्टील मिल की बुनियाद रखी, जहाँ पर बिलाशुबा लाखों लोग रोज़गार भी कमाते रहे, पाकिस्तान की स्टील की ज़रूरियात पूरी होती रही। तो ये बहुत कारनामे अगर उनके गिनवाए जाएं। फिर देखें उन्होंने जो हुकूमत है उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि उसके बाद उनके नाम पे ही 3 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बना चुकी है, सिंध में मुतअद्दद मरतबा हुकूमत बना चुकी है। अभी भी उनकी पार्टी पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है, जिसकी हर सूबे में जड़ें हैं, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक जिनकी जड़ें हैं, जो हमेशा ही लोग जो है वो उनके साथ रहे हैं। सिंध के हारी अभी भी उन्हें वोट देते हैं। आपको ऐसे लगता है अब्दुल रहमान कि सिंध में पीपीपी की पॉपुलैरिटी जो है वो ज़्यादा है, और बाकी के अगर हम देखें पंजाब में बाकी प्रोविंसेस हैं जो हमारे, उसमें कंपैरेटिवली कम है? तो इस लिहाज से ऐसा क्यों है कि सिंध के अंदर पीपीपी अपना जो होल्ड है वो बरकरार रख सका, लेकिन बाकी प्रोविंसेस के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो वक्त के साथ कम होती? देखिए, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी उठान थी, ये रावलपिंडी में, लाहौर में हुई है, पंजाब में हुई है, पंजाब वाले उनके साथ थे। मसला ये बना कि अब 2013 के जब इंतखाबात हुए, जब धमाके हो रहे थे, 2008 से 13 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, पंजाब में सीटें भी ली, लेकिन धमाके इतने ज़्यादा हो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP 2 सियासी पार्टीज थी जिनके लोग भी मरे, शहीद हुए, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ था। 2 सियासी पार्टीज ने, बाकी तमाम सियासी पार्टीज तालिबान के खिलाफ बात करते हुए डरती थीं। 2013 का सिनेरियो जहन में लाएं, मीडिया वाले इतने मजबूर थे कि तालिबान के बयान चल रहे थे, लाइव चलाते थे, उनको ऑडियो बीपर पे लिया जाता था। ये सूरत हाल कोई डरता था उस वक्त। एग्जैक्टली। इन्हें पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सिंध तक इन्हें महदूद, जहां पर दूसरी कुव्वतों ने किया, उसमें एक बड़ी कुव्वत ये दहशतगर्दों की थी जो बम धमाके कर रहे थे जलसों में। इस वजह से ये कंपेन नहीं कर सके, और जो पंजाब में इनकी जो पावर थी वो शिफ्ट हो गई। देखिए, जो सियासी कारकुन होता है वो खला बर्दाश्त नहीं करता। सियासत में खला नहीं होता, या तो कोई सियासी जमात एग्जिस्ट कर रही होती है या नहीं होती। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन्होंने पंजाब छोड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे आ गई। ये देखिए, 2013 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी नहीं थी। ये 2013 में उन्होंने टेक ओवर किया और उसके बाद 18 में हुकूमत बना ली। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अगर पॉपुलर लीडर की बात की जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर तो थे, लेकिन इसके साथ साथ जुर्रत और दलेरी की भी मिसाल अपने आपके अंदर एक रखते थे। UN के अंदर जो उनकी स्पीच हुई, उनकी वीडियोस अगर देखें तो किस कदर दलेरी का मुजाहरा करते हुए बिना किसी डर और खौफ के वहाँ पे पेजेस को फाड़ के उठ के चले आए। और इतने मुश्किल हालात में जब इंसान पे इस कदर ज़्यादा प्रेशर होता है कि मामलात को हल और अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल किया जाए, आप उनकी जुर्रत और दलेरी के हवाले से क्या कहें? देखिए, जैसे आपने कहा कि वो पॉपुलर तो बहुत थे, मतलब इतने ज़्यादा कि जैसे कहा जाता है कि कोई भी बंदा कोई भी बात करता है तो उसकी बात लोग सुनते हैं, वो अगर लोगों को बुलाता है तो लोग आते हैं। तो इसी तरह से वो पढ़े लिखे भी थे। देखें, जो पहले बाहर से पढ़ के आए और इधर उन्होंने अपना सफारतकारी से तकरीबन काम शुरू किया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्रीज़ में आए। तो यहाँ पर जब UNO में गए तो तब तक तो उनकी जो पॉपुलैरिटी बहुत, जो उनका ग्राफ ऊपर जा चुका था। फिर उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत में रहते हुए या उससे पहले जब मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े भरपूर दलेराना फैसले किए, चाहे वो चाइना के साथ ताल्लुकात हों, इंडिया के साथ ताल्लुकात हों, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों। तो उसमें उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान को बराबरी की सतह पे, अभी भी जो बार्डर्स, देखिए जो बार्डर्स की पैमाइश हुई है अयूब खान दौर में, वो तब वज़ीर ख़ारजा थे, और उन्हीं के दौर में पाकिस्तान चाइना बार्डर, पाकिस्तान ईरान बार्डर और पाकिस्तान इंडिया बार्डर काफ़ी हद तक वो चीज़ें तय हुई हैं और वो अभी तक इवन चल रही हैं। तो ये उनके
यूएनओ में जिस तरह से उन्होंने वो बार बार स्विट्जरलैंड की जानब से एक रेजोल्यूशन पेश की जाती थी, उसको यूएसएसआर, तब जो सोवियत यूनियन रूस था, वो वीटो करी जा रहा था, जो जंग बंदी की वो बेसिकली करारदाद थी। फिर वो गुस्से में आके जब 2 दिन उधर जाया मुसलसल इन्हीं बातों में हुए, तो वो फिर कागजात फाड़ के बाहर निकले थे। और वो वीडियो, वो तस्वीरें बहुत जो है वो तब की समझ लें कि वायरल हो गई थी उस दौर में, कि वो हर मुल्क में डिस्कस हुई हैं, हर जगह डिस्कस हुई हैं, उन पे तनकीद भी हुई है और लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी तब बहुत किया था कि इतनी बड़ी ताकतों को उनके ममालिक में जाके इस तरह से उन्होंने उनको आईना दिखाया। फिर उसके बाद वापस आए, तो वो जंग जो है वो नहीं रुकी, क्योंकि बहुत बड़ी ताकतें जो हमारे मुकाबला आ चुकी थी, हमारी जो आर्मी। बिल्कुल, इन ताकतों के ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ इंतज़ार अदील मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। इंतज़ार साहब, क्या कहेंगे आप, मौजूदा दौरे हुकूमत को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के साथ, तो कहाँ पे डिफरेंसेस नजर आते हैं? दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो आपको पता ही कि बहुत अच्छा चल रहा था। शहीद मोहतरमा कायद हमारी जब पाकिस्तान में आई है, तो मोहतरमा पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनी है, तो जब उनकी हाथ में पाकिस्तान की भागदौड़ आई है, तो पीछे पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी वो, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया अपनी पार्टी को, पाकिस्तान की अवाम को। और डिफरेंट तो आपको पता है, मौजूदा हालात देख लें आप, जो सिलेक्टेड अब आए हुए हैं, उन्होंने मुल्क के गरीब अवाम का क्या हशर कर दिया है। आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पानी की सहूलत मौजूद भी नहीं है। ये तो अब आपको मीडिया वाले बता रहे हैं कि जो अब कोरोना वैक्सीन आई है, उसके ऊपर उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 6,500 की जो डोज है वो 11-12 हज़ार में इन्होंने फी पर्सन को दी है, और करप्शन कहाँ चली गई है। अब वो चीनी का देख लें आप, बहरान आ गया है, रमज़ान आने वाला है, सब्सिडी किसी चीज़ पर मिल नहीं रही, अवाम खार हो रही है, जलील हो रही है अवाम। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट आती है, तो वो अपनी अवाम के बारे में सोचती ज़रूर है, करती है, कुछ ना कुछ करती ज़रूर है, लेकिन इनको अपनी खाने की पड़ी हुई है, इनके अपने खर्चे पूरे नहीं होते। साहब ने नोटिस ले तो लिया है महंगाई के ऊपर, लेकिन किधर लिया है नोटिस? आप समझते हैं कि जरदारी या बिलावल साहब जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को चला सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात वह जमात है, बाकी जमातें इसके एंटी जमातें हैं। अवाम की जमात, अवाम में मकबूलियत की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी सब इनकी एंटी जमात है। कोई एस्टेब्लिशमेंट की पैदा की हुई जमातें हैं, कोई अवाम में बनाई हुई जमात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो अवाम के दुख दर्द को समझती है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है। लीडरशिप के हवाले से अगर बात करें, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो एग्जाम्पल है कि आज भी पीपीपी की जो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो लोगों के साथ अपना कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कनेक्शन था लोगों के साथ, जो जोश और जज्बा था लोगों में उनको लेकर, उनके डिसीजंस को लेकर, उनकी जो लीडरशिप स्किल्स थी, वो आज तक याद की जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। उस हवाले से बात करें तो क्या आज भी पीपी की वही स्ट्रैटेजी है जो कि उनकी स्ट्रैटेजी थी? जी देखिए, ये हमारे जो कायद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ये उसी का खून है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, हमारी शहीद मोहतरमा कायद बेनज़ीर भुट्टो का, तो ये उन्हीं का खून है, ये उन्हीं की ज़बान बोलेंगे, ये अपनी अवाम, गरीब अवाम की ज़बान बोलेंगे। भुट्टो ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी कौम को बता देना, बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही अंजाम होता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उनकी बेटी लखते जिगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उनके बेटों को शहीद किया गया। तो ये सारी शहादतों की दास्तान इसी ख़ानदान से आ रही हैं, ये आज से नहीं चल रही। हम तो उस दिन से खून के आंसू रो रहे हैं जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल को फांसी दी गई थी। हम उनको याद कर करके रो रहे हैं, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, अवाम रो रही है। तो उन जैसा लीडर कहाँ पैदा होगा? अब हमें
बिलावल भुट्टो की जरदारी की शक्ल में वो चीज नजर आ रही है कि अवाम आज भी जिए भुट्टो जिए बिलावल का नारा लगा रही है। आपको लगता आप है ठीक कह रहे हैं। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, आप क्या कहेंगे? मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ी स्मार्ट मूव्स खेल रही हैं, चाहे वो पीडीएम हो या फिर अपोजिशन लीडरशिप हो, काफी मामलात में अब गहरी सियासत करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए अनान, जो टेबल टॉक है उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाशुबा बड़ी एक्सपर्ट्स है। जो ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो, 18 अमेंडमेंट बनानी हो, असम्बली का कोई भी क्वेश्चन हो, तो उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई भी पार्टी नहीं कर सकती जितनी ये कानून साजी करते हैं। तो यहाँ पर तमाम पढ़े लिखे लोग और उसके मुकाबले में जो रवायती दड़े, जैसे इंतजार साहब ने कहा कि यहाँ पर डेवलपर या ये फलां डमकान, ये फिर वो गुफ्तगू में भी मार खाते हैं। देखिए पीडीएम में वाहद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने हमेशा एक स्टांस लिया और उस पर बात की है, बाकी तमाम जमातें भी उनके अगेंस्ट होकर भी कोई बात जो है वो जेन्युइन नहीं कर पा रही। तो ये एक बड़ा डायलेमा है हमारा कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेवल पे उतरने के लिए अभी तक कोई भी जो मुकाबल जमात नहीं है। हम ये देखिए तमाम जमातें उनके खिलाफ अपोजिशन कर रही हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जेन्युइन अपोजिशन कौन कर रहा है। शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2.5-3 साल में नेशनल असम्बली में कोई ऐसी तकरीर नहीं की, कहीं पर उन्हें टफ टाइम देने की कोशिश नहीं की। असम्बली में हमेशा बिलावल भुट्टो की तकरीरें होती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से टफ टाइम दिया जाता है। कादर पटेल हूँ या कोई और बंदे, वो टफ टाइम असम्बली में भी दे रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और अपनी जो यहाँ पर बिल्स हैं वो भी पेश कर रहे हैं, जो अपने रिजर्वेशन है वो भी पेश कर रहे हैं। दूसरी जानब जो बड़ी पार्टीज़ है वो घरों में बैठी हुई हैं। अपोजिशन लीडर हमजा है पंजाब असम्बली में, पंजाब असम्बली में भी जो तकरीरें हैं वो हमें हसन मुर्तज़ा साहब की मिलती हैं। हमजा शहबाज की कभी भी कोई अपोजिशन पे, कोई महंगाई पे कोई कुछ बात नहीं होती। देखें अभी जो लॉन्ग मार्च इनकी जानब से बेचा गया है नून लीग और दूसरी जो मौलाना फजलुर रहमान ने एक डेट अनाउंस करके फिर उसके बाद उसको इस्तीफों से मशरूत किया गया। फिर जो इंतखाबात में जिस तरह से गिलानी साहब जीत रहे थे और कुछ वोट नून लीग के और दूसरी पार्टीज़ के ख़राब हुए जिनकी वजह से उनकी हार हुई और फिर उन्हें मजबूरन अपोजिशन लीडर बनना पड़ा और उस पर भी इनकी जानब से जिस तरह से शोर डाला गया। तो ये देखिए एक होती है इक़्तिदार की सियासत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जबकि जो दूसरे धड़े हैं वो हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पर वो अभी तक रवायती सियासत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो जलसों में पहुँचना हो, चाहे कोई भी बात हो, तो हमें वही उनकी पुरानी सियासत नज़र आती है जो उन्होंने 90 की दहाई में की। मियां नवाज शरीफ ने आज उनकी बेटी कर रही है या जो उनके लोग कर रहे हैं। जो बदतमीज़ी की सियासत है, जो दड़ों की सियासत है, जो मजहबी लोगों को साथ मिला के सियासत करने का जो उनका पुराना स्टाइल है, उन्होंने ज़रा भी तब्दील नहीं किया। देखिए 2008 से 13 की अगर बात करें तो जो एक्सपोर्ट थी वो हमें 26 अरब डॉलर तक जो जाती नज़र आ रही थी। ये 10 साल 12 साल गुजर चुके हैं, अभी तक दोबारा से वो हिस्सा हमें नहीं मिला कि जो इतनी ज़्यादा हो जाती। इसी तरह से जो गंदम का उन्होंने रेट तकरीबन 1400 रुपये फी मन मुकर्रर किया था, वो जाके 7-8 सालों के बाद जाके अभी उन्होंने बढ़ाया और वो भी किसानों ने एहतजाज किया तो बढ़ाया। कभी गंदम का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान। ये माफिया है जो हुकूमत चला रहे हैं। ये बेसिकली हेस्कोल वाले बैठे हुए हैं जो नदीम बाबर जिनको फारग किया है, इससे पहले जो इन्होंने अपने जहांगीर तरीन को फारग किया है। फिर इस तरह से ये तमाम माफिया जो जिनको ATMs कहा जाता है इनकी, वो लोग उन्होंने हुकूमत में बैठाए हुए हैं जिनके अपने मफादात होते हैं। देखिए हनान, सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत में बैठ के अगर कोई अपने मफादात सामने लाता है, अद्वियात महंगी करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मामला होता है। जिस तरह से वैक्सीन में पैसे कमाए जा रहे हैं, जिस तरह से दूसरे शोबों में पैसे कमाए जा रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ कि अरबों खरबों की 1.5 साल जो रह गया है गवर्नमेंट का, इसमें कोई बेहतरी आती नजर आ रही है? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि 2 माह बस रह गए हैं, उसके बाद तो फिर मामला बेहतरी की तरफ है। और ये भी जरूर अब्दुल रहमान ऐड कीजिएगा कि आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में PPP और जिस तरह से भी बिलावल भुट्टो हैं वो दोबारा उस तरह की पॉपुलैरिटी, लोगों के साथ वो कनेक्शन जो है वो रीगेन कर पाएंगे? क्या वो दोबारा इलेक्शंस जो आने वाले हैं उनमें जीत सकते हैं या चांसेस हैं कि वो जीत सकेंगे? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले ही इस टाइम जो है फैमिली के सरबराह रह गए हैं, उनके कोई भी और नहीं है। उनको वो ज़्यादा रिस्क में नहीं भेज सकते। पंजाब के अगर यहाँ पर विजिट भी किए, देखिए पंजाब अगर टेक ओवर करना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में डेरे डाल लें।
लेकिन यहाँ पर उनका सबसे बड़ा इशू होता है कि सिक्योरिटी उन्हें पूरी नहीं मिल पाती। बेनज़ीर भुट्टो ने भी सिक्योरिटी के लिए परवेज़ मुशर्रफ को बारहा लिखा था, बताया था, लेकिन इसके बावजूद जो सानिया हो गया, तो अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद तो फिर पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, पार्टी अगर बची रहे तो उसके बाद उसको पूरे मुल्क में फैलाना मुमकिन होता है, लेकिन अगर पार्टी के लीडर्स ही ना बचे तो फिर जो पार्टी है उसके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है। तो ये पार्टी को बचाने के लिए भी ये ज़रूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में समझा जा रहा है कि यहाँ पर सिंध पर इत्तेफाक किया जाए और जो अपने इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर मरकज़ में और दूसरे सूबों में हुकूमतें बनाई जाएं। जब तक बिलावल की वैसे अगर बात की जाए, बड़े मेच्योर सियासतदान पॉलिटिशियन के तौर पे आए हैं, बड़ी अच्छी ग्रूमिंग उनकी हो रही है। और अगर आज से 5 या 10 साल पहले की उनकी सियासत देखी जाए, अब की देखी जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या कहेंगे? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस किया। मौजूदा जितने भी लोग मौजूद हैं असम्बली में, सबसे बेहतर जो परफॉर्म किया नेशनल असम्बली में वो बिलावल भुट्टो ने किया। जिस तरह से उनकी स्पीचेस हैं या जिस तरह से उन्होंने इकदामात लिए हैं, देखिए ये पावर पॉलिटिक्स चल रही है। ये पावर पॉलिटिक्स है, कोई इखलाकियात इसमें नाम नहाद इखलाकियात सामने जिस तरह से नून लीग ला रही है वो एक्चुअली इस तरह से होता नहीं है। यहाँ पर आपने अपने बेनिफिट्स लेने होते हैं। देखिए, सियासत करनी किसके लिए है? सियासत करनी है अवाम की खिदमत के लिए, सियासत करनी है इक़्तिदार में आने के लिए। अगर आपके पास पावर नहीं होगी तो किस तरह से आप अवाम की खिदमत करेंगे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और जब तक ये मामलात पावर वाले आप जो बात कर रहे हैं, ज़्यादा पावर में जो आएगा उसी की गवर्नमेंट होगी, तो अवाम की ताकत जिसके साथ है, गवर्नमेंट भी उसी के साथ है। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका आज के शो में आने के लिए। अब्दुर्रहमान, इंतजार है दिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, उनका तारुफ आपके साथ मैं करवाता चलो। हमारे साथ एजाज यूसुफी साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं हमारे फैसलाबाद के, और बहुत सारे लैंडस्केप ज़बरदस्त से इन्होंने तैयार किए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इनकी एग्जीबिशंस भी लगते हैं, और दूर दराज इलाकों से पूरे पाकिस्तान भर से बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पेशल इनकी एग्जीबिशंस को देखने के लिए फैसलाबाद तशरीफ़ लाते हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ सात सिंधु भी मौजूद होंगे, जो कि मारूफ सिंगर हैं हमारे फैसलाबाद के, और बहुत सारे गाने रिलीज़ कर चुके हैं। अभी गुज़श्ता ही दिनों इनका एक और गाना जो है वो माही के नाम से रिलीज़ हुआ है, जो कि बहुत पॉपुलर जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और हज़ारों लोगों ने उसे देखा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। पहले एजाज यूसुफी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। एजाज साहब, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स आप तैयार करते हैं, और ये लैंडस्केप जो हैं, इसकी जब भी एग्जीबिशन लगाई जाती है, मैं भी वहाँ पे जब जाता हूँ तो बहुत सारे लोग दूर दराज इलाकों से स्पेशली आपकी एग्जीबिशन को देखने के लिए वहाँ पे आते हैं। ऊपर से पिछले दिनों अभी पंजाब कल्चर डे भी मनाया जा रहा था। जी। पंजाब के गाँव और इसके खूबसूरत कल्चर को दुनिया के आगे एक नुमाया किया जा रहा था इस दिन को मना के। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स गाँव के मनाजर जो है आपने उसके ऊपर बनाए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये मैं लैंडस्केप जो करता हूँ, पंजाब का लैंडस्केप होता है, और कुछ पोर्ट्रेट वगैरह करता हूँ, तो कैलीग्राफी करता हूँ। बहुत सारी मसाजिद के मैंने डॉम किए हैं खताती में, जो इस्लामिक कैलीग्राफी है। तो लैंडस्केप मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मैं शौक से करता हूँ, और लाइव भी करना होता है कभी कभी, अपने स्टूडियो में भी करता हूँ। वैसे लाइव भी आज एजाज साहब हमारे शो के अंदर लाजमी तौर पे ये लैंडस्केप्स जो हैं वो बना के हमें दिखाएंगे, और आपको भी, ऑडियंस को भी दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरती और महारत के साथ ये चीज़ों को तैयार करते हैं। एजाज साहब, ये बताइएगा कि अरसा कितना हो गया है आपको इस शोबे से मुंसलिक हुए? मुझे 98 से मैं इस फील्ड में हूँ, कह लें कि बचपन से ही। 98 मीन्स आपको 23 साल इस फील्ड से वाबस्ता हो गए। और ये इतनी खूबसूरत आपने ये जो लैंडस्केप की पेंटिंग मुझे नजर आ रही है, और इसमें कलर चॉइसेस और जो ब्लेंड आपने किया हुआ है, बिकॉज आसमान का जो रंग है वो अपने 3 रंगों को ब्लेंड करके मेरा ख्याल है आपने बनाया है। तो उस हवाले से कुछ बताइएगा कि किस तरह से आप जो कलर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आंखों से तो कई दफा जो इंसान देख पाता है वो तस्वीर में भी नहीं कैप्चर कर पाता। तस्वीर में बंदा देख रहा होता है, हमें होता है नहीं भाई ये तो मतलब आंखों में क्या नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। तो आप कैसे ये कलर्स को डिफाइन करते हैं कि वही चीज़ जो आपको नज़र आ रही है या आप दिखाना चाह रहे हैं वो पेंटिंग में भी जाहिर कर पाए? लैंडस्केप जो होता है इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, जैसे मौसम का और टाइम का। अगर आपने मौसम दिखाना है, सर्द दिखाना है, तो फिर वो कूल कलर जो हैं, ठंडे कलर हैं, वो इस्तेमाल होते हैं।
तो अगर आपने गर्मियाँ दिखानी है तो वो वार्म कलर जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें मेरा जो ज़्यादा काम है वो सर्दियों पे है, तो वो जो कूल कलर होते हैं वो इस्तेमाल करता हूँ मैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम चाहते हैं कुछ पेंटिंग आप लाइव भी बना के हमें दिखाएं, उस पर काम शुरू करें ताकि हमारी ऑडियंस जो है, देखने वाले जो हमारी नाज़रीन हैं, उनको पता चल सके किस तरह से आप खूबसूरती और महारत के साथ पेंटिंग्स को तैयार करते हैं। आप रेडी करें, उतनी देर हमारे साथ साथ भी मौजूद हैं, साथ से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो साथ वेलकम करते हैं पहले तो शो के अंदर। दूसरा जनाब रॉक स्टार बन गए हैं, गाने शाने रिलीज हो रहे हैं और खूब पॉपुलर हो रहे हैं, फैसलाबाद में ही बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है आपके गाने को काफी पसंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो आप सबका प्यार है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मुझे इतना अच्छा हल्का अहबाब मिला कि उन्होंने मुझे बहुत सराहा और मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज मैं आपके बीच यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। साथ वैसे लुक्स भी काफी चेंज कर लिया आपने, पॉपुलर होने के बाद ना लुक्स भी चेंज कर लिए। ये मैं फिर वही वर्ड दोहराऊंगा कि ये सारा करम है अल्लाह पाक का और आप सब दोस्तों का प्यार है। अच्छा साथ वैसे माही सॉन्ग तो आपका रिलीज हुआ, बड़ा पॉपुलर भी हुआ वो सॉन्ग जो है, और बहुत सारे लोगों ने उसे सुना भी। हम आपसे वो भी नेक्स्ट ब्रेक में लेकिन वो सुनेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ, सज्जाद अली बहुत अच्छा सुनाते हैं और उनका एक गाना है रावी, वो बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो रावी अगर आप हमें गुनगुना के सुनाए ना तो मजा। वो जरूर जरूर, मुझे पता है आपके बड़े फेवरेट हैं और ये मोस्ट फेवरेट आपका ये ट्रैक है और मैं सोच के आया था कि हनान भाई ने मुझे जरूर कहना है। जी जी। और मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। जी जी। तो शुरू करते हैं। जी जी। बहुत यार, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और पंजाबी में वो भी, मतलब स्पेशली पंजाबी में वो फील लाना जो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या बात है। ये मतलब हम पंजाबियों के लिए मुश्किल तो नहीं है, जो फील वाली बात है, क्योंकि ये हमारी मादरी जुबान है। तो ये एक हमारा कल्चर है, अगर हम इसे भूल जाएंगे तो हमारा फिर सब कुछ ही भूल गए। ये गाने का मैसेज भी यही है, जहां जहां पर पंजाबी बोली सुनी जाती है, ये रावी को मुंसलिक किया गया है ना, क्योंकि रावी मतलब एक ठेठ इलाका है जो पंजाब का है, मतलब जो मिड है इसका। तो वो फिर हमारा पड़ोस पंजाब हो या फिर ये हो, तो बात और हमारा कल्चर जो हमारी फीलिंग है वो तो एक ही है। तो वो सज्जाद अली साहब ने बहुत बड़ी एक मतलब एक फीलिंग जाहिर की है, तो उनको इस बात से बहुत प्यार भी मिला है। रावी से मुंसलिक जितने भी इलाके हैं, बड़ी ठोस पंजाबी और गांव के जो मनाजर वहां पे मौजूद होते हैं और पंजाबी लफ्जों के अंदर किस तरह से उसे बयान किया जाता है, मतलब रावी सॉन्ग को ही अगर देख लिया जाए तो बड़ी खूबसूरती से सुरों के साथ जो है वो चीजों को बयान किया है। और तो आपने भी बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को अदा किया है, और मतलब एक एक लफ्ज का मतलब और उसकी फीलिंग जो है वो समझ आ रही थी। ये खूबसूरती इनका, इस चीज का क्रेडिट मेरे टीचर को जाता है, जो कि गाने की दुनिया में उनका अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इज्जत दी है। अली शेर जो पाकिस्तान को प्रेजेंट करके हैं इंडिया में जाके, जहाँ पर बहुत क्लासिकल बड़े तैयार लोग, मायनात लोग जो हैं वहाँ पर गाने जाते हैं, तो उनके बीच एक नाम हमारे पाकिस्तान का 2010 में था अली शेर। बिल्कुल, अली शेर का बड़ा नाम है, उनका प्यार है, उन्होंने मुझे ये तालीम दी है कि आज मैं आपके बीच यहाँ पर बैठा हूँ, आपने मुझे मेरी तारीफ की है, तो ये उनकी तारीफ बनती है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ एजाज यूसुफी साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। लाइव पेंटिंग अपनी बना रहे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में बना रहे हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग की तरफ जाने से पहले, क्योंकि हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन भी सेकंड सेगमेंट के अंदर होता है ब्रेक के बाद, तो किचन का सेगमेंट भी स्टार्ट हो चुका है और चलते हैं किचन में और देखते हैं कि शेफ किंजा आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किंजा, आज बड़ा माहौल गरमाने वाला है क्योंकि मजेदार सा खाना भी आप तैयार करेंगे, दूसरी जानब सिंगर भी हमारे साथ मौजूद है, तो लाइव म्यूजिक के साथ लाइव फूड जो है वो चलेगा। तो क्या तैयार कर रही हैं आज आप? आज जैसे कि सिंगर भी आए हुए हैं और खाना बनाने में भी मज़ा आएगा, तो रेसिपी भी मज़े की बनाऊंगी मैं, साथ साथ एंजॉय करेंगे और रेसिपी भी बनाएंगे। मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन विद चीज़ एंड हैलोपिनो सॉस। तो बहुत सिंपल रेसिपी, इतनी जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी रेसिपी नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी रेसिपी है। मेरे पास यहाँ पे बोनलेस फिलेज मैंने लिए हैं, जिसको मैंने जो है वो फिले में पतला पतला कट कर लिया और इसको आपने हैमर करना है।
मेरे पास अभी हैमर नहीं है तो मैं हैमर नहीं करूँगी। इसको हैम करके आपने रख लेना है। तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, फिलेज में मैंने लिया है। अच्छा, इसको मैरिनेट नहीं करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट फ्राई मैरिनेशन नहीं है, इसकी मैरिनेशन नहीं है। अब इसकी जो कोटिंग होगी उसमें सारा फ्लेवर जाएगा। मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स में डालूंगी मैं फ्लेवर, और फ्लावर है मेरे पास, फ्लावर और अंडे। जो मैं ब्रेड क्रम्स में डालूंगी वही फ्लेवर जो है वो मैं जो फ्लावर होगा उसमें डालूंगी। इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, मेरे पास चिली फ्लेक्स है 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, दोनों में सेम क्वांटिटी डालूंगी। साथ में मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, वाइट पेपर 1 टीस्पून, और थोड़ा सा चिकन पाउडर डालूंगी, और सॉल्ट टू टेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर जो हमारा चिकन होगा उसको मैं सबसे पहले, मेरे पास एग्स पड़े हैं 4, इसको बीट करके रखूँगी। बीट करके इसमें सबसे पहले फ्लावर में कोट करूँगी, देन एग, उसके बाद मैं इसको जो है ब्रेड क्रम में कोट करके वो रख दूँगी। फिर आते हैं हम लोग सॉस की तरफ। सॉस हम लोग, मेरे पास है तकरीबन, इसकी वाइट सॉस बनेगी, इसमें हैलोपिनोज ऐड करूँगी मैं। मेरे पास मिल्क है, तकरीबन 500 ml मिल्क है हमारे पास। मेरे पास हाफ कप क्रीम है। इसके साथ जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो भी नॉर्मल से हैं। थोड़ा सा मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ऑरिगानो इसमें मैं डालूंगी एंड में, सॉल्ट, और अगर थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए क्योंकि हैलोपिनो डाला तो मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी। और इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो हैलोपिनोज है। इसको बिल्कुल चॉप करके हम लोग डालेंगे एंड में, और उसको थिक करेंगे। चीज़ मैं इसमें येलो चीज़ यूज़ करूंगी क्योंकि वो फ्लेवर उसका बहुत अच्छा है। किंजा सुन के ही बहुत मजे का लग रहा है। ऑयल कौन सा यूज किया जाएगा इसके लिए? ऑयल सलवा ऑयल यूज़ करूंगी मैं फ्राइंग के लिए भी। सलवा कुकिंग ऑयल जनाब इसके लिए यूज किया जाएगा। सलवा कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई बेनिफिशियल जो है वो समझा जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाएं और इसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए सलवा बनास्पति घी और सलवा कुकिंग ऑयल। और जो चीज़ें ऑयल के अंदर बनाई जाती हैं, ऑयल की अगर म्यार अच्छा है तो उससे टेस्ट पे कितना इफेक्ट पड़ता है ये भी ज़रा बताइएगा। बिल्कुल सर, टेस्ट पे अगर अच्छी क्वालिटी वाला यूज़ करेंगे जाहिर हमारी हेल्थ भी उससे कवर होगी और हमारा खाने का टेस्ट भी बिल्कुल खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा। तो हमारे पास साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ तो करवा दिया, लेकिन लाइव पेंटिंग जो है एजाज यूसुफी साहब की तरफ से बनाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि आपको वो पेंटिंग लाजमी तौर पे दिखाएं और पूछें कि क्या पेंटिंग के अंदर तैयार किया जा रहा है। एजाज साहब, पेंटिंग कहां तक पहुंची और क्या चीज आज तैयार कर रहे हैं? जी, ये पेंटिंग मैंने स्टार्ट की है अभी, और ये लैंडस्केप ही है, एक गांव का सीन है। तो इसमें मैं सर्दियों का मौसम दिखाऊंगा। और सर्दियों से लगता है काफी गहरी वाबस्तगी है आपकी कोई? नहीं, वो कलर अच्छे होते हैं, कूल कलर इस्तेमाल होते हैं, तो वो अब सर्दियां आने वाली हैं। ऐसे ब्रेक में आप कुछ बता रहे थे कि सुरों का रंगों के साथ बड़ा कोई अमल दखल होता है, वो क्या चक्कर? जो सुर हैं और रंग हैं ये एक ही जैसे हैं, इनमें दोनों में फीलिंग ही देनी होती है। हमने कोई चीज बनानी है, उन्होंने कोई दर्द का लफ्ज बोलना है तो वो दिखाना है, कोई दूर लफ्ज बोलना है तो वो दिखाना है दूर है। तो इसी तरह हमने भी डेप्थ दिखानी होती है पेंटिंग में। कोई 2-3 किलोमीटर का फासला दिखाना है, 10 किलोमीटर का फासला दिखाना है, तो वो कलरों के साथ ही दिखाते हैं। और उसका जो ड्राइंग है, एंगल हैं उसके, जाविये हैं, उसके साथ। आपने इमोशंस की बात की, डिफरेंट इमोशंस दिखाने के लिए आप किस तरह से रंगों को बदल सकते हैं? अगर आप दर्द दिखा रहे हैं, अगर आप गम दिखा रहे हैं, अगर आप खुशी दिखा रहे हैं, तो किस तरह से आप रंगों को चूज करेंगे ताकि वो स्पेसिफिक इमोशन जो है आप पेंटिंग के अंदर एक्सप्रेस कर सकें? जी जी, ये जो कूल कलर हैं वो खुशी की अलामत है। सही। हाँ, क्योंकि वो हैप्पी कलर इस्तेमाल होते हैं। कूल कलर्स में कौन कौन से कलर्स हैं? कूल कलर ग्रीन है, पिंक है और लाइट ग्रीन है, ब्लू की शेड्स हैं, कुछ वायलेट हैं। अच्छा, वैसे कभी म्यूजिक सुनते हुए पेंटिंग्स बनाई हैं आपने? हाँ, म्यूजिक के बगैर तो फिर आज हमारे साथ भी मौजूद है, पेंटिंग तो बन रही है, खाना भी बन रहा है, तो कोई रोमांटिक सा सॉन्ग कोई स्पेशल लोगों के लिए डेडिकेट करें ना जनाब। ये हमारे लिए खाना बना रही है हमारी शेफ, और हमारी जो ऑडियंस जो हमें देख रही है उनको भी साथ में डेडिकेट करें कोई अच्छा सा। डेडिकेट कर रहा हूँ आप सबकी नजर को, सबको डेडिकेट कर रहा हूँ एक गाना जो कि बिलाल सईद हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, बड़े अच्छे सिंगर हैं, उनका सॉन्ग है एक बारी। हाय बारी आजकल बड़ा फेमस जा रहा है। हाँ जी।
टीनेजर्स का तो फेवरेट है ना आजकल स्पेशली। क्या बात है जनाब, बहुत खूब बहुत खूब। आप ऐसे काफी सारे सिंगर्स को अच्छा गुनगुना लेते हैं। बाज का होता है ना कि कुछ मोस्ट फेवरेट होते हैं, जस्ट उन्हीं पे रहता है बंदा, लेकिन आप बिलाल सईद भी दूसरी और जानब हर तरह का गाना इन्होंने हमें सुनाया है। जब से एक्चुअली होता है कि हर बंदे का अपना अपना ट्रैक है। किसी की कोशिश होती है कि मैंने आपका क्या फेवरेट ट्रैक है, मतलब किस तरह के गाने जो है रोमांटिक हो गए, किस तरह के गाने आपको अच्छा गाना, मतलब हर गाना अच्छा लगता है, मतलब जो भी जिसपे अच्छी मेहनत हुई एक हो। फेवरेट तो होगा कोई आप? फेवरेट मेरे सज्जादरी साहब हैं और हमारे पास रोमांस और बुक को मिक्सअप करना चाह रहे हैं। मेरे टीचर मेरे बहुत फेवरेट हैं अली शेर भाई। और बाकी किंजा कैसा गुनगुनाया इन्होंने? वैसे अच्छा गुनगुनाया, उनकी तरफ से भी काफी कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं और यकीनन हमारी ऑडियंस को भी आपका गाना काफी पसंद आ रहा होगा। तो एजाज यूसुफी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ भी चलते हैं। एजाज साहब, कहाँ तक पहुंचा काम? जी अभी स्टार्ट किया है। और किस तरह की कलर पैलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं पेंटिंग के अंदर? वही मैं विंटर को पेंट करता हूँ। विंटर के अलावा आप लैंडस्केप के अंदर किस तरह के शेड्स यूज करेंगे? ग्रीनरी है ज्यादा या ये ग्रीनरी पानी है? कुछ जमीन का हिस्सा है, कुछ ग्रीनरी है और कुछ दूर दरख्त दिखाने हैं। अच्छा, वैसे इन सब में कितने टोटल पेंट्स है जो कि आप यूज कर रहे हैं? कितने कलर्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं? कलर जो बेसिक हैं वो तो 3 ही होते हैं, ब्लू, रेड और येलो। इनको मिक्सअप करके आप सारे इनसे ही बनते हैं। ये प्राइमरी कलर हैं, ये किसी भी कलर से मिलाने से नहीं बनते। ये स्कूल में पढ़ा था प्राइमरी कलर्स। तो वो आगे सारा कुछ वो इन्हीं को आपस में मिला के। अच्छा, वैसे ये भी कहा जाता है ना कि ऑयल पेंट्स जो होते हैं ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं और इसका शौक भी काफी महंगा समझा जाता है। कितनी सदाकत है इसमें? असल में ये शौक ही बादशाहों वाला है। बादशाहों वाला शौक पेंटिंग जो है वो आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो इसमें एक तो टाइम बहुत लगता है सीखने में, फिर और पेशेंस बहुत चाहिए होता है हर डिटेल को पेंट करने के लिए। तो जब आप आपने भी बताया कि आप दूर दरख्त दिखाना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आप पेंटिंग बनाएंगे कि वो दूर नजर आए, जबकि पेज तो सेम ही है, लेकिन आप क्या इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे? किस तरह के कलर्स में कोई डिफरेंस होगा? कोई शेप इस तरह की बनाएंगे? ये होता है ऐसे है कि ये जब हम किसी चीज को दूर दिखाते हैं, जैसे वो पीछे आपने देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कि वो दरख्तों में अपना जो होता है ना उसका रंग वो कम हो जाता है और आसमान का ज्यादा आ जाता है। हाँ। तो वो फिर दूर लगने लग जाते और हैं। शैडोज से मुझे लग रहे हैं वो थोड़े अनक्लियर पीछे। जी जी, वो एक दूर दिखाने के लिए एक तो धुंधला करना पड़ता है, दूसरा वो आसमान का कलर ज्यादा करना पड़ता है, तो वो साइज भी उसका छोटा रखना पड़ता है। हाँ, जैसे जैसे दूर होती जा रही हैं चीजें वैसे वैसे साइज जो है वो कम होता जा रहा है। बिल्कुल। तो साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ से मजीद गुफ्तगू करेंगे। साथ जो सॉन्ग रिलीज किया है अभी आपने, इसकी जरा डिटेल बताएं ना। इस गाने के अंदर बतौर हीरो हीरोइन किस किस ने काम किया है? हीरो तो गालबन आप ही थे, हीरोइन भी हमारी एक बहुत अच्छी यशपा दोस्त हैं, मेरा ख्याल वही और थी। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी गाने के पीछे? आपने जब आप लिरिक्स लिख रहे थे, जब आप उसका म्यूजिक वगैरह कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा? बेसिक एक स्टोरी है, कहानी है ये। और हमारे फैसलाबाद और हमारे पाकिस्तान का नाम है अहमद साबद, जिन्होंने मतलब बेपनाह गाने लिखे हैं, जो हमारे पड़ोस पंजाब में भी उनका कलाम गाया जा रहा है, अहमद साबद। तो मैं उनके साथ जा रहा था, तो मैंने एक बात की, तो उन्होंने आगे से उसी बात का एक लुकमा दिया। तो मैंने कहा आबद भाई, इसे आप ना इसे गाना मुझे चाहिए, बस यही चाहिए, इसका यही रदीफ हो। तो उनकी मेहरबानी है। वो हम उन्हें अक्सर ना कहते हैं प्यार से ना कि वो रेस्क्यू शायर हैं, मतलब 112। इतनी स्पीड है कि तकरीबन हमारे दूसरा चौक आया था और हमारा गाना कंप्लीट हो गया। आपके गाने में ये जो माही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये किसी को मुखातिब करके हुआ है? ये एक जस्ट वैसे ही ये माही जो है ना, ये हर बंदे का इशू है। यहाँ पे जितने सिंगर्स हैं उनके एक एक माही जरूर है, मैं सबको जानता हूँ। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये उनमें से किसी माही के लिए या ये अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि किसके लिए? ये मेरे माही के लिए तो है ही, लेकिन मैंने सबके माही को मुखातिब किया है। अच्छा। क्योंकि माही किसी का भी हो, माही माही होता है। ठीक है, तो ऊपर से ये इल्तिजा हो कि माही मैनू नाल रख ला। हाँ जी,
आजकल आपको पता है कोरोना चल रहा है, बड़ा प्रॉब्लम, तो ज्यादा माही डिप्रेशन दूर में हो गया आपस में। हर बंदे का माही जो है ना वो बड़ा आवाजार फिर रहा है, तो एक रिक्वेस्ट की है कि माही जान दो। ये बेसिक गाना एक फीलिंग का नाम है, तो एक स्टोरी होती है, आप उस चीज को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, वैसे इसमें भी पंजाब का कल्चर, इस गाने के अंदर भी हाँ जी, पंजाब का कल्चर दिखाया गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने फिल्माया है। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जो सात सिंधु हैं इनका जो नया गाना रिलीज हुआ है वो भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ सात सिंधु मौजूद हैं और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। साथ सिंगिंग तो आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, आपकी डायरेक्शन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गाने के अंदर जब कोई शख्स कर रहा होता है। तो डायरेक्शन में हसन जो है इससे पहले भी काफ़ी गानों में वो डायरेक्शन कर चुके हैं, आपके गाने की भी उन्होंने की है। हसन भाई माशाल्लाह उनका मैं जब मतलब जिक्र करता हूँ तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनमें एक आर्ट नहीं है, और माशाल्लाह स्कैप्चर आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है, पेंटर बड़े अच्छे हैं और सिंगर बहुत अच्छे हैं, एडिटर, उसके अलावा मतलब उनका काम तो अब पूरी दुनिया देख रही है, जो वो डायरेक्शन। भाई भी बहुत अच्छे हैं, दोनों मिलके जो हाँ दो चार इन्होंने गाने गाए थे बड़े पॉपुलर हुए थे। हाँ, वो जफर भाई, उनकी तो क्या ही बात है, वो उनके टीचर हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टोरी के हवाले से कि हर गाने की हर जो भी लिरिक्स होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, तो इस गाने के पीछे क्या सोच है, क्या कहानी है? थोड़ा तो आपने बताया कि कोविड और वो जिस तरह से सबके माही तंग है, उसके अलावा क्या स्टोरी है लिरिक्स के पीछे? हर इंसान का ना एक फेस आता है, वो जब किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है तो एक टाइम फिर आता है, मतलब ये तो स्टार्टिंग है कि मतलब बड़ी खुशी चल रही है, मतलब बहुत आप हैप्पी जो इनिशियल पीरियड होता है, एक टाइम आता है कि आपको ना फिर सेपरेट होना पड़ता है। तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं ना, उनमें ये फीलिंग होती है इंसान की कि यार जो भी है ना मुझे साथ रहना है। एक इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, दूसरा, क्योंकि वो अर्थ और फेस वाला हिसाब है कि दो लोगों में जब रिलेशनशिप होती है तो एक ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, वो मतलब तय होता है मिलने के बाद कि कौन कहाँ रहेगा। आपने ये गाना के अपनी लाइफ पे बेस तो नहीं किया? हाँ, क्या आपने ऐसा कोई फेज आपकी जिंदगी में आया जहाँ पर आपको लगा कि इस पे जरूर फातिमा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो पहले गाना सुन ले ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि उस गाने के अंदर है क्या, और फिर तो वापस आते हैं इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो साथ मैं चाहता हूँ, आपने जो गाना माही रिलीज हुआ है, मैं प्रोड्यूसर साहब से भी गुजारिश करूंगा उसकी ट्रैक जो है वो चला दिया जाए ताकि साथ हमें जो है वो गुनगुना के गाना सुना सके। तो साथ स्टार्ट करें। जी जरूर। जी क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने और बड़े खूबसूरत अंदाज में सुरों को निभाया आपने। क्या कहेंगी फातिमा? अच्छा, इट्स अमेजिंग यार, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने अदा किया गाने को। जो लिरिक्स के बारे में हम पहले बात कर रहे थे और जो मैं आपसे पूछ भी रही थी, उसी मतलब मुझे एक एक लफ्ज के साथ साथ वो हर फीलिंग खुद भी समझ आ रही थी। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी जो है वो कनेक्ट कर पा रही होगी, चाहे वो स्पेसिफिक फेज से खुद गुजर रहे हो या ना गुजर रहे हो, लेकिन बहुत खूबसूरती से आपने अदा किया। लिरिक्स हो जाए, म्यूजिक हो जाए, पूरा जो कॉन्सेप्ट है गाने का, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और बहुत बहुत कामयाबी भी आपको मिले। गाने के अंदर यशफा राणा ने भी परफॉर्म किया, कैसी बॉन्डिंग रही उनके साथ? यशफा ने बड़ा अच्छा काम किया है। यशफा ने इतना अच्छा काम किया है कि उसके काम के बाद उसको माशाल्लाह बहुत सारी अदर कॉल्स आई कि हमारे साथ काम करें, और वो मतलब काम से हट के वो एक बहुत अच्छी लड़की है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है वो, और पूरा ग्रुप ही अच्छा है उनका। हाँ जी। और हमारे जो विलन थे वो किसी वजह से आज यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, वो नहीं आ सके। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पूरा ना वो जो गांव का कल्चर, मुच्छे शुच्छे, मतलब जिस तरह बदमाशी फील्ड वहां पे चलती है, कुछ इस तरह का मतलब दिखाया उन्होंने। और गांव में ज्यादातर होता भी इसी तरह है, मतलब एक तो होता है ना शहर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस तरह से होते हैं, गांव में एक प्रॉपर फातिमा जो कल्चर होता है ना,
कि रास्ता रोक लेना किसी का राह चलते हुए, फिर बंदों के सहारे उसे मारने की कोशिश। गांव जो है ना बड़े वैसे मॉडर्न हो गए। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो लोग रोकते हैं, जो मसले क्रिएट करते हैं, वो अभी भी लोग बड़े एग्जिस्ट करते हैं। तो मसले तो होते हैं, कल्चर तो बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त कम है इसलिए बहुत शुक्रिया आपका साथ, आप शो के अंदर आए। एजाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फातिमा, आपने कहीं जाना है, स्टाइलों पे मेरा ख्याल जाना है, बिल्कुल, लेकिन वो कल चलेगा, जाना तो आपको आज ही होगा उसकी शूट पे। तो क्या वैसे वहां पे आप करेंगी जाके, क्या स्टाइलों का थोड़ा सा बताएं ना। देखें जी, मेरा काम होता है कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए, जो स्पेशली फीमेल्स देख रही होती है हमारे शो को, उनके लिए ना आसानियां पैदा करूं, कुछ भी ऐसा करूं जिससे उनकी जो टेंशन है ना जिंदगी की, मतलब वो सुबह सुबह हमें देखती हैं, उसके बाद उनके बाकी का दिन है उनको टेंशन नहीं लेनी पड़े। इसीलिए मैंने स्टाइलों पर जाना है, जाकर मैंने उनकी कलेक्शन जो है वो रिव्यू करनी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो कलेक्शन के बारे में कि किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं आजकल चल रहे हैं, क्या चीजें जब रमजान के अंदर, ईद के अंदर पहन सकते हैं। आपको पता है स्टाइलों के पास जूते और कपड़े मिलाकर इवन ज्वेलरी हो गई, हैंड बैग्स हो गए, स्टाइलो किड्स हो गया, हर तरह की कलेक्शन उनके पास मौजूद है उनके पास। और आज की हमारी रेसिपी भी तैयार हो चुकी है नाज़िन। रेसिपी जो है वो बड़ी जबरदस्त लग रही है, अरोमा भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़िन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जी हाँ नाज़िन, आज हम एक ऐसे इदारे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर खासा किरदार रखता है। अखुवत फाउंडेशन के हवाले से आज बात करेंगे। अखुवत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम करता है। रोज़गार फराहम करने का तरीक़ाकार कुछ ऐसे है कि उनको कर्ज़े हसना फराहम किया जाता है। कर्ज़े हसना के ज़रिए बहुत सारे लोग अपना कारोबार, चाहे वो छोटे लेवल का हो, एक छाबड़ी फरोश भी हो, तो वो चंद हज़ार अखुवत फाउंडेशन से लेने के बाद अपना कारोबार शुरू करता है और अपने घर का सर्कल चला लेता है। और इसके बाद वो चूल्हा ठंडा जो कि उसके घर का हो चुका है पाकिस्तान के हालात की वजह से, उसे जला के दोबारा से रोटी पकाता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है और इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करता है। यही नहीं बल्कि अखुवत फाउंडेशन जो है अब एक और संगे मेल जो है वो अचीव करने के करीब है। जी हाँ, मेरी मुराद अखुवत फाउंडेशन की यूनिवर्सिटी से, जो कि अब ये जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चों को अब तालीम भी फराहम जो है वो की जा सकेगी। इस तमाम अदारे के पीछे कोई ना कोई विजनरी शख्स जो है वो मौजूद होता है जो कि किसी भी अदारे की कामयाबी का सबब बनता है। जी हाँ, मेरी मुराद अमजद साकिब साहब से हैं जो कि फाउंडर हैं अखुवत फाउंडेशन के, और इन्हीं के विजन की वजह से आज पाकिस्तान भर के अंदर अखुवत फाउंडेशन इतनी कामयाबी के साथ अपना सफ़र जो है वो जारी किए हुए है कि दिन ब दिन इसकी कामयाबियों के झंडे जो है वो पूरे पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह से गाड़ते हुए नए नए काम जो है, नए नए प्रोजेक्ट्स अखुवत लेके सामने आ रहा है। और अखुवत फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो कर्ज़े हसना जो फराहम किया जाता है इनकी जानब से बहुत सारे लोगों को, इसकी रिटर्न रेशो 99% है, जो कि इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। तो आज इसकी कामयाबी के पीछे और इसके साथ साथ नए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये इदारा लेके आ रहा है, इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने फाउंडर अखुवत फाउंडेशन के जो हैं उन्हें अपने शो के अंदर दावत दे रखी। जी अमजद साहब, पहले तो वेलकम टू द शो, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं अपने शो के अंदर। अमजद साहब, ये बताइएगा कि अखुवत जो है ये कर्ज़े हसना के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जो कि इन फ्यूचर लेके आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखुवत को आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ कर्ज़ हसन का प्रोग्राम है। एक हद तक ये बात दुरुस्त है कि अखुवत ने 20 साल पहले कर्ज़ हसन से, यानी बग़ैर सूद के कर्ज़े देने से अपने काम का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो ये हमारी बुनियादी शनाख्त और पहचान है कि हम लोगों से कहते हैं कि वो भीख नहीं मांगें, काम करें, और काम के लिए अगर सरमाया दरकार है तो बग़ैर सूद के ये कर्ज़ हसन लें, जिसमें लोगों की तरफ से दिए हुए अतियात भी हैं और हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत केपी, हुकूमत बलूचिस्तान, यानी हुकूमत की तरफ से भी ये स्कीमें शुरू हुई हैं और अखुवत उन स्कीमों पर अमल दरामद कर रही है। और इसके अलावा आप लोग जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं वो अखुवत को बराह रास्त जो अतियात देते हैं उनका भी हमने कर्ज़ हसन फ़ंड बनाकर लोगों में तकसीम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने वक्त के साथ साथ बहुत से काम शुरू किए। अब हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हम कहते हैं कि कर्ज़ा बग़ैर सूद के है तो तालीम बग़ैर फ़ीस की होगी। जो बच्चे तालीम के लिए फ़ीस दे सकते हैं वो दें, लेकिन जिनके पास फ़ीस देने की रकम नहीं है वो तो फिर कैसे पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि वो
10 साल बाद फ़ीस दें। तो यूँ एक तालीमी मनसूबे के आगाज़ हो चुका है जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अखुवत क्लोथ्स बैंक है, यानी हम आपसे कहते हैं कि आपके वो कपड़े जो आपको अच्छे नहीं लगते या छोटे हो गए हैं या वो मौसम नहीं है या फैशन के मुताबिक नहीं है, आप हमें दे दें, हम उन लोगों को देंगे जिनके पास वो कपड़े नहीं हैं, यानी आपके पुराने कपड़े किसी के नए कपड़े बन जाएंगे। तो इसके अलावा एक और प्रोग्राम अखुवत ट्रांसजेंडर्स प्रोग्राम है कि ख्वाजा सराओं की बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए, सेहत के लिए, रोज़गार के लिए हम उनको भी मदद करते हैं। फिर सेहत का एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो मुख्तलिफ सारे प्रोग्राम है। देखें, प्रोग्राम होते हैं टू इम्प्लीमेंट अ विज़न। विज़न क्या है अखुवत की? एक ऐसा मुआशरा जिसमें हम सब मिलजुल कर इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी बसर करें। तो अमजद साहब, बेसिकली अखुवत जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आई कि अखुवत की तरफ से आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करना चाहते हैं जो कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, जैसे कि अखुवत यूनिवर्सिटी या फिर अखुवत कॉलेजेस? जी, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि कर्ज़े छोटे देते हैं, आप कारोबार करवाते हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई औरत घर में सिलाई कढ़ाई करती है और उस रकम से वो कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर वो उनकी आमदनी बढ़ती है, तो कर्ज़े देते देते आप तालीम की तरफ क्यों चले गए? तो तालीम की तरफ जाने की कुछ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि छोटे कर्ज़े देने से आप एक ख़ास हद तक लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि अल्टीमेट प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, वो आला तालीम में है। तो जब आप किसी एक बच्चे को पढ़ा दें, ज़ाहिर है फिर वो पूरी की पूरी ख़ानदान जो है वो गुर्बत से निकल सकता है। तो एक ये वजह थी। दूसरी वजह हमने कहा कि वो बच्चे जिनके पास काबिलियत है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, वो कहाँ जाएँ? दर दर की ठोकरें खाएँ? क्या उनका हक़ नहीं है कि वो पढ़ें? क्या उनके माँ बाप नहीं चाहते कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और शोबा इख्तियार करें? तो हमने कहा कि आओ पहले पढ़ लो, जब फ़ीस दे सकोगे, जब डॉक्टर बन जाओगे, कारोबार करने लग पड़ोगे तो फिर फ़ीस दे देना ताकि कोई और पढ़ जाए। तो यूँ ये भी कर्ज़ हसन की ही एक किस्म है। तो इस तरीके से फैसलाबाद में, कराची में, चकवाल में, लाहौर में और इसके अलावा 300 देहातों में हमारे अदारे काम कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से, आपके तावन से, आपकी एहतियात से हम वो एक यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा भी रखते हैं। अमजद साहब, यहाँ पे मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आपका इदारा काम किस तरह से करता है? ज़रूरतमंद तलबा और तालबात को ढूंढा किस तरीके से जाता है? जी, तलबा और तालबात को ढूंढना वाकई एक मुश्किल काम है कि अच्छे बच्चे कहाँ से मिलते हैं। वो बच्चे जो बेहतरीन सलाहियत रखते हों और फिर मुस्तकबिल के ख्वाब भी देखते हों और फिर ये अहद भी करते हों अपने आप से कि मैंने किसी और की मदद भी करनी है। तो हमने एक मिनिमम तालीमी काबिलियत का मेयार मुकर्रर किया है। मिसाल के तौर पर मैट्रिक में या FSME, FA, FSC में इतने नंबर आने चाहिए। फिर उसके बाद हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके पेरेंट्स की इंटरव्यूज़ करते हैं, उनका एक नए सिरे से टेस्ट भी लेते हैं ताकि हम अपने तौर पर भी उनकी काबिलियत का अंदाज़ा कर सकें। ये पाकिस्तान के चारों सूबों से हम बच्चे लेते हैं। तो वहाँ पर जाकर हम ये इंटरव्यूज़ के लिए वहीं पर बड़े बड़े शहरों में लोग बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मौका देते हैं। फिर हम उनके स्कूलों से वेरिफिकेशन करते हैं। तो एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है जिस पर हमारे बहुत से वसाइल ख़र्च भी होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है हमें ऐसे बच्चे ढूंढने हैं जो हर सूबे से हों और बग़ैर किसी रंग, नस्ल, मज़हब की कैद के जो भी पाकिस्तानी बच्चा आगे पढ़ना चाहता है उसको मौका मिलना चाहिए। तो इस असूल पर अमल करते हुए हम बच्चों को शनाख्त करते हैं और फिर उसके बाद एक और शनाख्त की एक मरहला ये भी होता है कि हमें ये भी यकीन होना चाहिए कि ये बच्चा फ़ीस आज नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, क्या वाकई इसके जो ख़ानदान के माली मामलात ऐसे हैं कि ये बच्चा फ़ीस नहीं दे सकता। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम उन बच्चों को परखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अखुवत को जो डोनेशंस मिलती हैं, क्या उन डोनेशंस को ओपन हार्टेडली डोनर्स की तरफ से दिया जा रहा है एट द मोमेंट, जिसकी वजह से अखुवत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे कंटिन्यू कर सकें? जी, ये तमाम का तमाम जो कारोबार है, जो काम है, जो खिदमत है, ये डोनर्स की वजह से ही तो है, यानी आप लोगों की वजह से ही है। ये मुआशरे की बेहतरीन और ख़ूबसूरत तस्वीर है कि आप अतियात देंगे तो कर्ज़ा दिया जाएगा, आप अतियात देंगे तो इंतज़ामी अखराजात पूरे होंगे, आप अतियात देंगे तो तालीमी जो दरसगाहें बनेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा उसके अखराजात आएंगे। तो ये सारा का सारा जितना ज़्यादा
मुआशरा देने वाला होगा उतना ही खूबसूरत मुआशरा तामीर करने का मौका मिलेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारा शफाफियत है निज़ाम में। पाकिस्तान की बेहतरीन ऑडिट फर्म्स हमारा ऑडिट करती हैं और जो कुछ भी मालूमात हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट्स और मुतलका चीज़ें हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो इस निज़ाम की वजह से 20 साल से अल्लाह ताला ने हमें इस काम की जो मौका फ़राहम किया। तो हमने उस तमाम अरसा में बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश की है, जिसकी बिना पर लोग हमें अतियात देते हैं और इन अतियात में वक्त के साथ साथ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। मुझे यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी बहुत से लोगों के दिल पे ये बात दस्तक देगी कि ज़िंदगी सिर्फ उनकी नहीं है, हमें औरों की मदद भी करना है। अमजद साहब ये बताइएगा, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। जब आप अखुवत की यूनिवर्सिटी जो है वो बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा यकीनन प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? जी, अखुवत यूनिवर्सिटी की तामीर जो है 10 साल पहले तो ये ख्वाब था, लेकिन अब उस ख्वाब के बड़े संग मील तय हो गए। ज़मीन भी ख़रीदी गई, इमारत भी तामीर हो गई, बच्चे भी आ गए। अभी चार्टर लेना बाकी है, लेकिन हमने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन करवा रखी है। तो क्या मसाइल हमें पेश आ रहे हैं, ज़ाहिर है हम इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। तो आप की तरफ से एहतियात हमें मिलेंगे तो ये ख्वाब जो है वो तकमील को पहुँचेगा। हमने एक मुहिम शुरू की थी कि बाई अ ब्रिक बिल्ड अ यूनिवर्सिटी, कि आप 1000 रुपये की एक ईंट ख़रीद लें और उस ईंट से यूनिवर्सिटी को 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो मैं जानता हूँ कि अहले फैसलाबाद जो हैं ये देने में बहुत आगे हैं, खुदा ने इनको वसाइल भी दे रखे हैं। तो क्यों ना आप एक ईंट ख़रीदें, 10 ईंटें ख़रीदें, 100 ईंटें ख़रीदें, ताकि वो ख्वाब जो है वो जल्द अज जल्द पूरा हो सके। और फैसलाबाद के अंदर भी हमारा एक अदारा है, जैसे हम फर्स्ट कहते हैं, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की तामीर की जाती है, की तरबियत दी जाती है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि ये इस अदारे का ज़रूर विज़िट करें। तो वहाँ पर आप देख कर यकीनी तौर पर मुतअस्सर होंगे और आपको ये एहसास वहाँ पर मिलेगा कि कितनी ज़रूरत है हमें अपनी उन भाइयों की मदद की जो सलाहियत के बावजूद आला तालीम हासिल नहीं कर पाते। तो ये एहतियात मिल रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ीद वुसअत और इजाफे की गुंजाइश भी है और दरख्वास्त भी। अखुवत यूनिवर्सिटी की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों की मदद करेगा, लाखों स्टूडेंट्स को ये मौका देगा कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकें। लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी ओवरऑल और कॉस्ट जो होगी वो कितनी अमाउंट तक बन रही होगी? देखिए, इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब तक हमारा वहाँ पर कोई 1 अरब के लगभग अखराजात हुए हैं और ये सारे के सारे आप लोगों ने दिए हैं। इसमें हुकूमत की तरफ से हमें कोई मदद हमने नहीं की दरख्वास्त नहीं की। तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक और स्कूल बनेगा, एक और यूनिवर्सिटी का फैकल्टी शुरू होगी, एक और इमारत तामीर होगी। आप देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज से 600-700 साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर एक गाँव में एक थोड़ी सी ज़मीन पर ये इस यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा। तो अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर खरबहा डॉलर लग चुके हैं। ये 700 बरस में जाके तामीर हुई है और अभी भी वो जो कहते हैं ना कि आ रही है सदा दमादम सदाए कुन फयकूं। तो ये यूनिवर्सिटी बनती चली जाती है। तो कोई रकम की लिमिट नहीं है। अगर हमें कम भी मिलेंगे तो हम दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाई शुरू कर देंगे। ज़्यादा वसाइल मिलेंगे तो एक आला तरीन मयार की टेक्नोलॉजी के हवाले से और इमारत के हवाले से और फैकल्टी के हवाले से एक बेहतरीन अदारा बनेगा। तो इसमें जितने भी रकम मिल सके वो अच्छी है, क्योंकि उससे और ज़्यादा वुसअत आएगी। जी अमजद साहब, ये बताइएगा कि जैसे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप करने जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे लोग अतियात भी आपको फराहम करेंगे, तो इन अतियात पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स छूट दी गई है आपको? जी, अखुवत को अल्हम्दुलिल्लाह ये छूट मिलती है और टैक्स की एग्जेम्पशन है। यानी हमें जो शख्स टैक्स डोनेशन देता है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है अपने टैक्स रिटर्न्स के वक़्त। और ये जो छूट मिली है ये भी मेरिट की बिना पर और हमारी शफाफियत की बिना पर और हमारे बेहतरीन फ़ाइनेंशियल सिस्टम्स की बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। और इसके मुताबिक आप जो भी रकम हमें देना चाहें उसको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी वो।
लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ, टैक्स एग्जम्पशन ये तो एक दुनिया की बात है, इसका असल अजर जो है वो अल्लाह के पास है, कि अल्लाह ही कहता है कि तुम नेकी का रास्ता पा ही नहीं सकते जब तक कि मेरी राह में वो शय खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो इस रूहानी और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये जो टैक्स की छूट है या नहीं है, ये पीछे रह जाती है। आपने जो देना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए देना है, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए देना है, ताकि हम सब इज़्ज़त और एहतराम से ज़िंदा रह सकें। बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमजद साहब आपका आज के शो में कीमती वक्त देने के लिए, और हम दुआ करते हैं कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए। और हम यहाँ पे लाजमी तौर पे उन तमाम मुखय्यर हजरात को भी यहाँ पे मुतवज्जा करना चाहते हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि इस तरह के इदारे जो कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर खासा किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी जितनी हो सके मदद की जा सके। तो वंस अगेन सर आपका बहुत शुक्रिया आज कीमती वक्त के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।